हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, और काफी तगड़ा इफेक्ट दिया उसको, है ना। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग करने वाले हैं हीट चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, इसमें छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अगले साल आपको 7वें चैप्टर में ये काम आएगा। ठीक है, बेसिक्स आज हम लोग सीखेंगे, मतलब 10वीं में हम बेसिक सीखेंगे, 11th में थोड़ा सा डीप जाएंगे, 12th में और डीप जाएंगे। आगे की स्टडी करोगे तो कूद जाना उसमें, ठीक है। डूब जाना। व्हाट इज हीट? बहुत गर्मी है। हीट मतलब गर्मी, बहुत गर्मी। स्टूडियो में भी बहुत गर्मी है। नहीं, हीट इज नॉट अ गर्मी। हीट देखो, कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज हीट, तो सीधा सीधा बोल देना हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। और एनर्जी के बारे में हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो लॉ क्या कहता है कि एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो हीट भी ऐसी एक चीज है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ये बनाई जा सकती है ना ये मिटाई जा सकती है। जैसे सूर्य से हीट आ रही है, हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम लोग किसी और चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट जनरेट हो रही है यहाँ पे, तो उसके फॉर्म्स बस चेंज होते रहेंगे, बाकी वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझ गए, याद रहेगा। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर का मतलब होता है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, टेम्परेचर इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ये मत बोलना टेम्परेचर मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, नहीं, गलत हो जाएगा। तो हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस समझ में आया। आगे बढ़े अब। तो हीट से ही रिलेटेड इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, बड़े मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट है, आपकी रियल लाइफ से रिलेट किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। चलिए, तो हमें सबसे पहले समझना है व्हाट इज लेटेंट हीट। नाम सुन के ऐसा लगता होगा क्या है लेटेंट हीट, क्या है? अगर आपको मालूम है अच्छी बात है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता। अगर मैं ये वीडियो बनाया होता अप्रैल में बनाया था, बट क्या करें, क्वालिटी इशू बहुत हुई है अब की बार अपने साथ। पिछले चैनल पे क्वालिटी का बिल्कुल इशू नहीं था, जितने पढ़ाई के वीडियोस थे सब मस्त मस्त क्वालिटी के थे। चलिए, तो ये है बीकर और ये हमारी ट्रेंड ओवर हो चुका है। यहाँ पे एक स्टैंड, और इससे मैं एक कनेक्ट कर देता हूँ थर्मोमीटर, जो इस बीकर का बुखार चेक करेगा। बीकर को बुखार होता है? नहीं। इसमें मैं रख देता हूँ कुछ बर्फ, आइस क्यूब्स। अब आप बोलोगे आइस क्यूब भी ढंग से बनाने नहीं आता, ये हो जाता है सभी। ओके, यहां से हम लोग इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बोलोगे अरे आग तो ढंग से बना लिए होते, अरे क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है ना बस। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये हीट प्रोवाइड की जा रही है यहाँ से उसको, किसी भी मेथड से, उस पे मत जाओ मेथड क्या है। और यहाँ पे खड़ा है कोई बच्चा, ठीक है, यहाँ से खड़े होके वो इसको देख रहा है। तो इसने देखा कि गैस ऑन कर दिया, बर्फ पिघल रही है, धीरे धीरे पिघल रही है, और थर्मोमीटर में बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अब 5 मिनट हो गए, अब कुछ कुछ बर्फ मेल्ट हो चुकी है, ठीक है। सपोज ये ऊपर की लेयर पूरी मेल्ट हो चुकी है, तो ये पानी बन गई होगी ऐसे, ठीक है। 5 मिनट में इतना मेल्ट हो चुका है, फिर भी टेम्परेचर दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। अब हो गए 10 मिनट, 10 मिनट से हीट प्रोवाइड किए जा रहे हो। अब ये भी लेयर पानी में बदल गई होगी, बदल गई होगी कि नहीं? पानी में बदल गई होगी, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर अभी भी दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। अब सारी चीजें पानी में बदल गई है, बट फिर भी अभी नीचे वाला लेयर है, मतलब ये सब कुछ पानी में कन्वर्ट हो चुका है। थर्मोमीटर थोड़ा नीचे तक है, थर्मोमीटर थोड़ा लंबा बना देता हूं मैं, ऐसा, ठीक है। तो सारा पानी पिघल चुका है, नीचे एक लेयर बचा है, और हो चुके हैं 20 मिनट, तो भी टेम्परेचर दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हो रहा है? अब फाइनली पूरी बर्फ पिघल चुकी है और हो चुके हैं 25 मिनट। अब फाइनली टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ,
0 से गया, ये चल रहा है, मतलब 1 2 3 ऐसा बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट 25 मिनट तक टेम्परेचर 0 पर ही क्यों अटका था, ये समझदार बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया। ये आपको, ठीक है, ड्राइंग खराब है बट ऐसा समझो ये आपको, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आखिर थर्मोमीटर में इतनी देर तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों था। सर ने तो बोला था स्कूल में कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का फॉर्म है, तो हीट ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, पर यहाँ हीट जा रही है तो मिट थोड़ी ना जाएगी वो, है ना। हीट यहाँ से जा रही है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, और उस हीट को डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है थर्मोमीटर, ठीक है। ऐसा नहीं है थर्मोमीटर एकदम ठीक ठाक है, खराब नहीं है, ठीक है वरना बोलोगे थर्मोमीटर खराब है। तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ पे हीट तो बर्बाद हो ही नहीं सकती, खत्म हो ही नहीं सकती, सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकती है, तो आखिर वो हीट जा कहाँ रही है, ये इसके मन में सवाल आया। ये भागा भागा आया मेरे पास, है ना, स्कूल में आधा अधूरा पढ़ाए थे, अब ये मेरे पास आया है पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि बर्फ पिघलती रही 25 मिनट तक, टेम्परेचर 0 डिग्री पे क्यों अटका था। तो मैंने बोला देखो होता क्या है कि नॉर्मली पानी हमेशा क्या कोशिश करता है कि वो अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़कर वाटर वेपर बन के उड़ जाए, बट उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। एक पीपीटी मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जरूरी नहीं है 100 डिग्री सेल्सियस हो, है ना, ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। पानी निकलना चाहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से आता है। जब हम लोग हीट देते हैं तो ये क्या है, एनर्जी है, तो ये एनर्जी से क्या होता है, इसको एनर्जी मिलती है और ये आराम से चला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ध्यान ही नहीं देखता है ना। तो होता क्या है, सपोज ये बर्फ है, बर्फ में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये काफी पास होते हैं क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड के मॉलिक्यूल एकदम पास होते हैं। और सपोज ये लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर होते हैं ऐसे। सपोज ये गैस है तो इसके मॉलिक्यूल तो एकदम बिखरे हुए रहेंगे ऐसे। तो ये सॉलिड में मॉलिक्यूल सब एकदम अटैच्ड है, जहां से मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगते हैं, हीट की वजह से ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगते हैं, और वाइब्रेट होते होते इनके बीच का जो बॉन्ड है वो काफी वीक हो जाता है और फाइनली वो टूट जाता है, बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे नजर आते हैं और ये हो जाता है वाटर, दैट इज लिक्विड, ठीक है। और ये क्या था, सॉलिड, दैट इज आइस। तो वाटर को, सॉरी आइस को जब हम लोगों ने हीट प्रोवाइड किया तो वो हीट उसके बॉन्ड को तोड़ने में चली गई, जिसके वजह से वो टेम्परेचर में नहीं दिखाई दी, वो छुप गई बॉन्ड को तोड़ने में। इसीलिए लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट। वो हीट आखिर कहाँ छुप गई थी, वो बॉन्ड को तोड़ने में छुप गई थी, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर में नहीं दिखाई दी। समझ गए। अब ये लिक्विड बन चुका है और अभी भी हीटिंग जारी है, 1 घंटा हो चुका है और टेम्परेचर पहुंच चुका है 100 डिग्री सेल्सियस तक, और 2 घंटा हो चुका है, टेम्परेचर 100 पर ही अटका रहेगा, ये स्टीम बन के उड़ जाएगा। 100 पर ही क्यों अटका रहेगा वो, फिर से वही बात आती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉन्ड टूटने चालू होंगे, वीक होने चालू होंगे 1 घंटे के बाद, या फिर जब भी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया तब, और वो ऐसा वेपर बन जाएंगे, स्टीम बन जाएंगे और उड़ जाएंगे। स्टीम का कोई टेम्परेचर नहीं होता है, चाहे जितना हम लोग उसको हीट कर सकते हैं, बट इधर ये स्टीम बनते उड़ जाएगा ना, इसको हम लोग कहाँ हीट कर सकते। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे 0 पे अटका था वैसे 100 पर भी अटका रहेगा जब तक सब कुछ उड़ नहीं जाता। समझ गए। तो वो ही होती है हमारी लेटेंट हीट। जब लेटेंट हीट लगी आइस से लिक्विड बनाने में, जो लेटेंट हीट लगी आइस से लिक्विड बनाने में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी हीट लगी आइस से लिक्विड बनाने में, आइस से वाटर भी लिख सकते हो, सॉलिड से लिक्विड लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, सॉलिड से लिक्विड। अब जो हीट लगी लिक्विड से वेपर बनाने में ना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला टेम्परेचर अटक जाता है एक पॉइंट पे, क्योंकि वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, बॉन्ड को तोड़ने में चली जाती है, वहां एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो टेम्परेचर थर्मोमीटर में डिटेक्ट होता ही नहीं है। तो लिक्विड से वेपर में जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये पॉइंट समझ गए अच्छे से, लेटेंट हीट समझ गए, छुपी हुई हीट जो बॉन्ड को तोड़ने में चली गई, जिसकी वजह से वो थर्मामीटर में नहीं दिखाई दी, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। जब जो हीट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में गई उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। अब जिस पॉइंट पर आइस पिघलने लगा था, जिस पॉइंट पर आइस पिघलने लगा था, या फिर जिस पॉइंट पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, एट द पॉइंट वेयर solid converts in liquid,
ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा था, आइस मेल्ट होने लगा था, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कौन से टेम्परेचर पे बर्फ एकदम पिघलने लगी थी? 0 पे। 0 पे ही तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगी थी, एकदम रुक गई थी जब तक कन्वर्ट नहीं हुआ। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फिर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहां पे लिक्विड्स वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाए, गैसेस में कन्वर्ट होना चालू हो जाए, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप लोग देखोगे तो वाटर से वेपर बनने में वो 100 डिग्री सेल्सियस पर अटक गया, वहां से वो वेपर बन के उड़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ा उससे ज्यादा क्या नहीं, स्टीम का बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, बट स्टीम को पकड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ पे खुला छोड़ा गया ताकि वो उड़ जाए। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस या फिर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा पॉइंट जहां पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगे उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगे उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर करके भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोगों को मालूम रहनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं रीजलेशन, बट उससे पहले मैं टेक्स्ट बुक में आप लोगों को इसका डेफिनेशन वगैरह मार्क करा देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, हाँ, सबसे पहले आप लोग ये बोल्ड वाला डेफिनेशन मार्क कर ले, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और उसके बाद आप लोग वाटर का सिर्फ याद रखें यहाँ पे। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना उसको लगता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना उसको लगता है। पहले कैलोरी में दिया गया, फिर उसको जूल में कन्वर्ट किया गया। आप कैलोरी का याद रखें, जूल में खुद ब खुद कन्वर्ट कर पाएंगे। बोलोगे कैसे? 1 कैलोरी में होता है 4.18 जूल। अब कन्वर्ट कर लेना, अगर 80 कैलोरी है तो फिर 80 को 4.18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 333 जूल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ आप लोग ये और ये याद रखना, बाकी कन्वर्ट कर देना 4.18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये पॉइंट समझा। अब हम लोग इसका छोटा सा ग्राफ समझ लेते हैं, फिर देखते हैं रीजलेशन और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो आखिर देखते हैं हम लोग कि ये ग्राफ रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, चलिए तो ये छोटा सा ग्राफ हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया गया था, पानी रखा गया और देखा गया ये ग्राफ बढ़ता कैसे। इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया गया लगातार। तो 4 मिनट तक उन्होंने देखा टेम्परेचर 0 पे अटका था, क्योंकि बर्फ पिघल रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, बर्फ थोड़ी सी पानी में कन्वर्ट हो रही थी, थोड़ी सी रह जा रही थी। जैसे ही पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट हो गई, टेम्परेचर बढ़ने लगा, 100 तक गया। फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। सीडी क्या है, सीडी पे पानी उबल रहा होगा, बॉइलिंग वाटर, और कुछ कुछ स्टीम ऊपर जा रही होगी, है ना। जैसे आप लोग ये बीकर लो, यहाँ पे ये पानी है जो बॉइल हो रहा है और नीचे स्टीम बनी है। तो हमेशा नीचे अगर कोई गर्म पानी है, ठीक है, तो गर्म पानी की डेंसिटी जो होती है वो ठंडे पानी से कम होती है। तो इसकी वजह से ये ऊपर आ जाती है, ये स्टीम ऊपर आ जाता है और ये उड़ जाता है। जैसे आप लोग कभी घर पे पानी गर्म करो और फिर उसके बाद उसको लाके रख दो, आप देखोगे कि ऊपर का पानी अभी ठंडा गर्म दिख रहा है और नीचे जाओगे तो पानी ठंडा दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गर्म पानी है वो ऊपर आ जाता है और ठंडा वाला नीचे चला जाता है। इसलिए आप कभी हाथ डालो गर्म पानी में, ज्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल, तो नीचे देखोगे ठंडा रहेगा और ऊपर गर्म रहेगा, है ना। तो वैसे ही होता है, डेंसिटी इसकी कम होती है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टीम ऊपर आ गया और उड़ने लगा। तो यहाँ पे पानी भी उबल रहा होगा और वेपर भी होगा सीडी पे, और धीरे धीरे सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, बोलेंगे ए बी क्या दिखा रहा है, तो आप लोग क्या लिखोगे, ए बी हम लोगों को वो पॉइंट दिखा रहा है जहाँ पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। फिर बी सी क्या दिखा रहा है, बी सी वो पॉइंट दिखा रहा है जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। फिर सी डी क्या दिखा रहा है, सी डी वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दिखा रहा है जहाँ पे बॉइलिंग वाटर और वेपर को एग्जिस्ट करते हैं। को एग्जिस्ट मतलब टुगेदर एग्जिस्ट करना, साथ में एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं रीजलेशन। ये बर्फ की सिल्ली रखी गई है यहाँ पे, ठीक है, आइस है, और दोनों तरफ से हम लोग लगा रहे हैं प्रेशर। मतलब धागा लिया और धागे के दोनों तरफ हम लोगों ने काफी वजनदार वेट बांध दिया। जैसे ये एक तरफ ये एक वेट है, यहां से धागा निकला और ऐसा गया, फिर नीचे आया, ऐसा लटका। ठीक है, दूसरा वेट है। आप बोलोगे एक वेट छोटा एक वेट बड़ा, इवेंचुअली इसको मैं छोटा ही करने वाला था। ओके,
तो दोनों जगह हम लोगों ने वेट लगाया हुआ है, ठीक है। ये आइस है, ये टेबल है, और दोनों तरफ से हम लोग ने इसको इसके ऊपर वेट लगाया हुआ है। फील नहीं आ रहा होगा, वेट अब ठीक लग रहा है। ये दोनों तरफ से वेट लगाया हुआ है जिसकी वजह से आइस खींच रहा है ना। जैसे आप लोग धागा लो और धागे को अपनी कलाई पे ऐसा रखो और खींचो, तो थोड़ी देर बाद देखोगे कलाई पे निशान पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो धागा पेनिट्रेट करने लगता है स्किन को, है ना। तो वैसे ही जब बर्फ पे वेट लगा के रख दोगे तो बर्फ पानी में बदलने लगेगी, टूटने लगेगी, है ना। तो रीजलेशन मतलब होता क्या है कि जब आप किसी चीज, किसी वेट को लगाकर उस बर्फ को दो टुकड़ों में तोड़ते हो, तो उसके बाद दोबारा से वो बर्फ जुड़ जाती है। उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमेना को, उसी इवेंट को बोलते हैं हम रीजलेशन। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि जब भी व्हेन, ठीक है, यहाँ पे पूरा डेफिनेशन आपको लिखा हुआ है। द फिनोमेना इन विच आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड फोर्स एंड अगेंस्ट रिकन्वर्ट्स इनटू सॉलिड वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज रीजलेशन। मतलब जब तक प्रेशर लगाया था तब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट था, उसके बाद दोबारा से वो आइस बन गया, है ना। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जैसे ही आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो वो नॉलेज जब मिल जाएगी तब थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है। तो होता क्या है, देखो, जैसे आप लोग अगर नमक डालते हो आइस पे तो उस आइस का टेम्परेचर कम हो जाता है। वैसे ही जब कोई वेट लगाता है आइस पे या फोर्स लगाता है तो उस आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर आइस का टेम्परेचर, ठीक है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, ठीक है। इसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, -1 -2 हो जाता है, जिसके वजह से ये पिघलने लगता है ना। क्योंकि इसका टेम्परेचर 0 तो होगा नहीं, 0 होता तो ये पिघलते रहता, -2 -3 कुछ होगा। तो इसके प्रेशर के वजह से टेम्परेचर 0 से कम होने लगा। और उसके बाद जैसे ही आपने प्रेशर हटाया, पहले क्या हुआ, 0 से कम हुआ तो ये टूटने लगा, आधे टुकड़े में बंटने लगा। बट जैसे ही आपने वेट हटाया तुरंत इसका दोबारा से मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पहुंच गया, दोबारा से इसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये जुड़ गया। समझे नहीं समझे? देखो, जब आप वेट लगाते हो तो उस प्रेशर के वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, अगर इसका टेम्परेचर सपोज -3 डिग्री सेल्सियस था, तो आपने प्रेशर लगाया, 0 से कम हुआ, सपोज -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या होगा, -3 था, प्रेशर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, -3 हो गया। तो अब ये पिघलने लगा, बर्फ पानी में बदलने लगा, प्लस टूटने भी लगा प्रेशर की वजह से। बट जैसे ही आपने प्रेशर हटाया तुरंत आप देखोगे मेल्टिंग पॉइंट 0 पे पहुंच गया। टेम्परेचर -3 था, मेल्टिंग पॉइंट 0 पे आ गया, तो दोबारा से बन जाएगा ना, दोबारा से जुड़ जाएगा। समझे? तो इस तरीके से रीजलेशन टॉपिक होता है। इसमें आपको डेफिनेशन सिर्फ याद रखना है, कुछ खास पूछेगा नहीं। डेफिनेशन में डिफाइन रीजलेशन करके पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना, ठीक है। आइए अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो सपोज मेरे पास कोई लिक्विड है पानी के अलावा, क्योंकि पानी की बात करने वाले हैं तो पहले दूसरे लिक्विड्स की बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास ऑयल है, शुद्ध ऑयल, मिलावटी पानी वाला नहीं। तो लिक्विड को जब भी हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे या फिर जब भी उसका टेम्परेचर राइज करेगा तो वो एक्सपांड होगा। क्या होगा? एक्सपांड होगा। और जब भी किसी लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वो एक्सपांड होगा, जितना कम टेम्परेचर वो उतना कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है। जैसे आप लोग अगर देखना चाहते हो तो आप लोग ऑयल को लेना, उसको गर्म करना, गर्म करोगे तो देखोगे थोड़ा सा वो एक्सपांड हो जाएगा। अब 1 किलोमीटर भी एक्सपांड नहीं हो जाएगा कि आपकी नजरों में आ जाए, बट फिर भी अगर कीनली ऑब्जर्व करोगे तो पाओगे। फिर जब उसको ठंडा करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो नॉर्मल ऑयल के साथ, बट मिलावटी नहीं होना चाहिए, तब ये प्रॉपर होगा, ठीक है। आजकल तो ज्यादातर एडल्ट्रेटेड ऑयल वगैरह ही आ रहे। तो टेम्परेचर जब भी किसी लिक्विड का डिक्रीज होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब एक्सपांड होता है तो वो जब राइज होता है टेम्परेचर तो वो एक्सपांड होता है। अच्छा, मतलब 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक, 10 से 0 आने में वो कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, कम टेम्परेचर है ना। और इसके बाद 10 से 100 जाने में वो एक्सपांड होता होगा, है कि नहीं। बट वाटर अपना दोस्त नहीं है, वाटर एनोमलस है, ठीक है। वाटर को जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, सिर्फ ये टेम्परेचर पे, ये स्पेशल टेम्परेचर है, ठीक है।
0 से 10 में लिक्विड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 0 से 4 में भी ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता होगा। हाँ होता है, होता होगा नहीं, होता है। बट जो वाटर है वो 0 से 4 में एक्सपांड करने लगता है। इंस्टीड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट एक्सपांड्स एंड दिस इज कॉल्ड एज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस मतलब असंगत, ठीक है, मतलब वो दूसरों की तरह नहीं है। एनोमलस मतलब स्पेशल, अलग अलग बिहेवियर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस में वो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह एक्सपांड होता है, बढ़ता है। बाकी सारे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट ये अलग है, ठीक है। तो हमेशा आप अलग बन के दिखाओ। जहां पे सब लोगों का परसेंटेज कम आता है वहां पे आप परसेंटेज ज्यादा ला के दिखाओ, लाइक वाटर, है ना। बढ़िया एग्जाम्पल। चलो, तो इसका घाटा क्या क्या होता है, जैसे वाटर पाइप है, तो ठंडियों में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो वाटर पाइप में सपोज इतनी बड़ी पाइप है, ये लंबी होगी बट मैंने इतना छोटा बनाया, पूरा पानी भरा हुआ है, वाटर सप्लाई हो रही है लगातार, पूरा पानी भरा हुआ है। अब समझो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इस पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। वाटर का टेम्परेचर आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 डिग्री सेल्सियस आया तो पानी तो एक्सपांड करेगा, और पानी एक्सपांड करेगा तो पाइप फूट जाती है, पाइप बर्स्ट हो जाती है। ये घाटा होता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का, ठीक है। जैसे आप लोग बॉटल लो, बॉटल में फुल पानी भरो, पूरा पूरा एकदम ढक्कन तक भर के रखो, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको डाल दो रेफ्रिजरेटर में, और फिर उसके बाद जब आप बर्फ बनने के बाद निकालोगे तो देखोगे बॉटल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे कम रहेगा क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद दूसरे लिक्विड की तरह बर्ताव करने लगता है। बट जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर उठाओगे तो बॉटल आप लोगों को थोड़ा चौड़ा दिखाई देगा, कहीं ना कहीं से वो इंक्रीज हुआ रहेगा, प्लास्टिक का रहेगा तो, ठीक है। हाँ, ये भी बात है कि 0 के बाद और 4 के बाद ये नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करता है। मतलब 4 के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर 10 के बाद ये एक्सपांड होगा, ठीक है। बट यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इसका बिहेवियर अलग है बाकी लिक्विड से। बाकी सारे कैसे है, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट होते ही एक्सपांड करता है 0 से 4 के बीच में, बट 4 से आगे जाएगा तो नॉर्मल लिक्विड की तरह इसका बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ पे पाइप दब गई या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो ये सब किसके वजह से होता है, ये सब हम लोगों का वाटर की ही वजह से होता है। जैसे आप लोगों को यूज योर ब्रेन पावर में क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने घाटे की बात की, अब हम लोग फायदे की बातें करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि जहां पे बाकी सारे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 0 से 4 के बीच में, वहां वाटर एक्सपांड करता है। अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं और फिर होप सेपरेटस समझते हैं कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कैसे इसको दर्शाया, ठीक है। तो वाटर डेंसिटी की बात हो रही है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, ठीक है। दोनों बातें समझ लो, अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप लोग वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम देखो कैसा क्या हो रहा है इस ग्राफ में, ठीक है। तो मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है टेम्परेचर, ठीक है। तो वाटर का ग्राफ दिखाया गया है कि आखिर होता क्या है, ठीक है। तो वाटर का ग्राफ देखो कुछ ऐसा रहता है, ओके। 1000.10 से बाकी लिक्विड कैसा बिहेव करते हैं कि इनको हीट किया जा रहा है ना, तो इनकी डेंसिटी कुछ ऐसे बढ़ेगी। पर अपने वाटर कैसे, वाटर अलग है, इनकी डेंसिटी 1000.10 और यहाँ 0, यहाँ से इनकी डेंसिटी कुछ ऐसे घटती है और फिर जाके बाकी लिक्विड की तरह बढ़ती है। बाकी लिक्विड कैसा, 0 डिग्री पे हीट किया गया तो वो बढ़ेंगे, और 0 डिग्री तक कूल किया गया तो वो घटेंगे। तो यहाँ पे हीट किया जा रहा है ऐसा समझो। तो 0 से 13, 14 पता नहीं कितने तक हीट किया जा रहा है, तो लिक्विड नॉर्मली ऐसा बढ़ रहा है। बट वाटर कैसा है, वाटर 0 से 4 के बीच में उसकी डेंसिटी जो है, उसका जो वॉल्यूम है वो घटा है, वॉल्यूम घटी है, सॉरी वॉल्यूम घटा है मतलब डेंसिटी बढ़ी है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका घटा है और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ने लगा है, ठीक है। तो ये ग्राफ लिक्विड्स के लिए ऐसा होता है, बट वाटर का देखो ऐसा रहता है। तो आप लोगों को पूछा जा सकता है ग्राफ में क्या दिखाया गया है, तो ग्राफ में दिखाया गया है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। कैसा ग्राफ है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आप लोगों को रिलेशन दिखाता है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में वाटर का, और किस पॉइंट पर ये स्पेशल बिहेवियर होता है, तो वहां पे लिखोगे 0 से 4 के बीच में। आफ्टर दैट इट एक्ट्स एज लाइक अ नॉर्मल लिक्विड, ठीक है।
चलिए अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं होप्स एपरेटस। चलिए अब हम लोग समझते हैं होप्स एपरेटस आखिर होता क्या है, क्या कैसे। तो इसके पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बताया ना। चलो ठीक है, अब देख लो। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, क्योंकि ये नीचे है इनवर्सली। और अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, है कि नहीं, सीधा सीधा है ना। तो होप्स एपरेटस देखो हमें सिखाना क्या चाहता है। सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट समझते हैं। उन्होंने एक सिलेंडर लिया, उसमें पानी भर दिया, 2 टेम्परेचर लगा दिया, एक नीचे एक ऊपर। उसको एक फ्रीजिंग मिक्सचर, एक बॉल लिया, उसको सिलेंडर में बांधा और उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर रख दिया। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब क्या, फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब आइस विद सॉल्ट। सॉल्ट क्यों रखा गया, ताकि आइस ज्यादा ठंडा हो, ज्यादा टेम्परेचर उसका कम हो, है ना। मैंने आपको अभी बताया था आइस एंड सॉल्ट। और उसके बाद यहाँ पे एक बाल्टी लगा दी गई। बाल्टी नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, होगा क्या, सिर्फ कचरा हो जाएगा, पानी गिर जाएगा नीचे, ठीक है। फ्रीजिंग मिक्सचर मेल्ट होगा, उसके लिए लगाया गया यहाँ पे एक छोटा सा बकेट। अब होता क्या है देखो, सबसे पहले पूरा पानी भरा हुआ है इसमें यहाँ तक, ठीक है। तो फ्रीजिंग मिक्सचर के कारण जो बीच में पानी होगा उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू करेगा, ठीक है। T2 ऊपर है, T1 नीचे, तो नीचे का जो टेम्परेचर है वो कम आना चालू होगा। सपोज पहले इनका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, अब बर्फ के वजह से सबका टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। आप लोगों को एक ग्राफ भी दिखाया गया है पीछे फॉर T1 एंड T2। अभी उसको हम लोग प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके सीधा हो जा भाई, ठीक है। नाउ इट्स प्रॉपर, नो, ओके, ठीक है। चलो तो ग्राफ हम लोग अभी समझेंगे। तो होगा क्या, शुरुआत में होप्स ने देखा कि T1 का टेम्परेचर तेजी से घट रहा है। ये 20 था, 5 मिनट के अंदर T1 का टेम्परेचर 10 पे आ गया और इसका टेम्परेचर 10 पे नहीं आया, इसका टेम्परेचर 15 या 16 पे रह गया। फिर 10 मिनट बाद इन्होंने देखा इसका टेम्परेचर 20 से 6 पे आ गया और इसका टेम्परेचर अभी 12 पे अटका है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर आया और इसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस पर आया 15 मिनट के बाद, उसके बाद वाटर का एनोमलस बिहेवियर चालू हो गया। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका एनोमलस बिहेवियर चालू हो गया। मैंने आपको एक और चीज बताई कि सपोज हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसमें जो गर्म चीज होती है वो ऊपर चली जाती है और जो ठंडी चीज रहती है वो नीचे रह जाती है, ड्यू टू डेंसिटी। डेंसिटी जिसकी कम वो ऊपर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर आया तो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब डेंसिटी कम हुई। अब डेंसिटी कम हुई तो डेंसिटी कम होने की वजह से वाटर, जो टेम्परेचर था वाटर का वो ऊपर जाने लगेगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर ऊपर जाने लगेगा और ऊपर वाला पानी जो था वो तेजी से ठंडा होने लगेगा, ठीक है। अभी तक 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा था, बट अभी इसकी डेंसिटी कम होने के बाद वो तेजी से ठंडा होने लगेगा। उसके बाद ये आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी ये आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर और ये रह जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। यही कहता है होप्स एपरेटस। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा रिवर्स में है, जहाँ पे सिर्फ ऊपर का पानी जमता है और नीचे का पानी वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, टेम्परेचर जब 4 से नीचे जाने लगा तो इसका एनोमलस बिहेवियर चालू हुआ। ऊपर का टेम्परेचर 4 पे तब आया ही नहीं था, जब तक आया तब तक देर हो चुकी थी, है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ने लगा, जिसकी वजह से डेंसिटी घटने लगी। डेंसिटी घटने लगी तो ऊपर जाने लगा पानी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर तेजी से डिक्रीज होने लगा और तेजी से डिक्रीज होकर 0 तक आ गया। ये 4 पे रह गया, बट फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों के दोनों ही 0 पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब एक पॉइंट ऐसा है, हमेशा तो ऐसा रहेगा नहीं, तो कुछ समय बाद दोनों के दोनों आप लोगों के 0 पे आ जाएंगे, वहीं पे बात खत्म होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर लगातार लगा हुआ था। अगर फ्रीजिंग मिक्सचर हटा देते तो ऊपर आइस रहता, नीचे वाटर रहता, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ हम लोग समझ लेते हैं आखिर होता कैसे है। सो जस्ट लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। इस ग्राफ में y एक्सिस पर लिया गया है टेम्परेचर और x एक्सिस पर लिया गया है टाइम। यहाँ पे 12 डिग्री से घटता हुआ दिखाया गया है। तो T2 का टेम्परेचर देखो, शुरुआत में कैसा था, T1 का टेम्परेचर तेजी से घट रहा था तो T2 का ऐसा था। उसके बाद T1 का टेम्परेचर भी घटता गया और T2 का टेम्परेचर भी घटता गया, ठीक है। और फिर जब ये लोग 4 पर पहुंचे, तो कहानी बदल गई। उसके बाद क्या हुआ, जो T2 का टेम्परेचर था वो तेजी से डिक्रीज हुआ, बट T1 का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया।
जब 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो T1 का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, T2 का डिक्रीज हुआ, बट फिर आगे जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये भी डिक्रीज हो जाएगा और सब लोग 0 हो जाएंगे। बट टाइम किसको कम लगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी बन गई है। ठीक है, तो T2 को देखो, T2 स्लोली हो रहा था, बट जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर आया तो इसकी स्पीड बढ़ गई। बट ये कैसा है, ये तेजी से हो रहा था, बट 4 डिग्री सेल्सियस पर आया इसकी स्पीड घट गई। क्यों? डेंसिटी की वजह से, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी घट गई, जिसकी वजह से ऊपर वाला पानी तेजी से डिक्रीज होने लगा उसका टेम्परेचर। तो फाइनली दोनों 0 पे आ जाएंगे, बट शुरुआत में ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है, देखो एक्वाटिक रीजन में जो मछलियां रहती है वो सुरक्षित रहती है। जैसे ये आप लोगों का समझ लो, ये तालाब है, यहाँ पे मछलियां हैं, तो सबसे पहले ऊपर का टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर से वो नजदीक है, तो यहाँ पे कम होते होते ही आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे फ्रीजिंग मिक्सचर के जो नजदीक था उसका टेम्परेचर तेजी से घट रहा था, है ना, तो इसका टेम्परेचर आ जाएगा 0 पे। अब उसके बाद 0 पे आया तो ये बन जाएगी बर्फ। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये 0 तक पहुंच गया, ये 4 पे ही रह गया। वैसे ही जो अंदर का टेम्परेचर है, जो पानी का टेम्परेचर है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रह जाएगा। अब आप बोलोगे इसमें तो लास्ट में सब आइस बन गए थे, इसमें बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस हीट को कंडक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रह जाएंगे। इसलिए आप लोग देखोगे कार्टून वगैरह में, तो वहां पे मच्छी पकड़ने जाते तो बर्फ का ऐसा निकालते। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में देखा होगा, जैक निकाल के सब पीछे फेंकते हैं, देखा है तो कमेंट कर दो। ठीक है, तो वहां पे अंदर पानी रहता है बट ऊपर आइस रहती है। फिल्म वगैरह में भी देखे होगे कि धंस जाते उन लोग, कई सारे कार्टून्स में मैंने देखा है कि वो धंस जाते। प्रमोट नहीं करूंगा उनको, ठीक है। तो ऊपर का जो टेम्परेचर था वो पहले कम हुआ 0 डिग्री सेल्सियस तक, आइस बन गई। अब नीचे 4 डिग्री सेल्सियस तक ही गया था, जैसे यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस तक ही गया था। यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर था, लगातार हीट जा रही थी, तो वो 0 बन गया। बट यहाँ पे 0 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से हीट अंदर आएगी नहीं और ये लोग अपनी लाइफ आराम से जीते रहेंगे। ठीक है, तो होप सेपरेटस और ये रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो यहाँ समझिए आप लोग, ऊपर का टेम्परेचर जैसे यहाँ पे 0 हो गया था, वैसे यहाँ पे जो 4 पे रह गया था, वैसे यहाँ पे 4 पे रह गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये सब। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी के बारे में, और फिर इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल वगैरह रहेंगे, उनको तो फटाफट हम लोग सॉल्व ही कर लेंगे। कैलोरीमेट्री है सिर्फ इसमें, और बाकी सब हो चुका है आपका। ह्यूमिडिटी देखो होती क्या है। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। ड्यू पॉइंट नाराज हो गया होगा, हमको पहले क्यों नहीं बताए, पहले इजी वाला बता दे। ह्यूमिडिटी क्या होती है? मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, हवा में कितनी नमी है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जैसे ही सपोज सीखेंगे, अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, ड्यू पॉइंट क्या होता है हम लोग समझते हैं। ड्यू पॉइंट देखो, ड्यू पॉइंट क्या होता है, एक एयर में कितना ज्यादा वाटर वेपर है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, हाउ मच वेपर इज प्रेजेंट इन एयर is measured using a physical quantity that is called absolute humidity। अच्छे से absolute humidity समझो, तभी ड्यू पॉइंट समझेगा। ठीक है, तो हवा में कितना ज्यादा वेपर है, कितना ज्यादा वेपर उसने कंटेन किया, उसको मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको ज्यादातर मेजर किया जाता है kg पर मीटर क्यूब में। आई थिंक आई एम राइट। ओके, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि हवा का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो कंटेन कर सकती है 49 ग्राम वेपर। अगर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो कंटेन कर सकती है 14.7 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई। ये सब छोड़ो, ठीक है, कंडेंसेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन मतलब क्या? कंडेंस होकर दोबारा से पानी बन जाना, वेपर से पानी बन जाना। जैसे एसी आप लोग जानते होंगे, एसी चलती है तो बाजू से पाइप से पानी निकलता है ना, कंडेंसेशन होता है वेपर का। तो अगर वेपर में, एयर में मैक्सिमम लिमिट से कम है, ठीक है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर 14 ग्राम रहना चाहिए, अगर इससे कम है, ठीक है, तो उस एयर को कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड। अगर इससे ज्यादा है या फिर इतना है तो उस हवा को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड। समझ गए ये पॉइंट? तो हवा में
उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए कितना मास चाहिए, कितना एक्चुअल मास है, ऊपर से कितना मास चाहिए कि हम लोग उसको सैचुरेटेड बना दें। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस पर 49 ग्राम मैक्सिमम लिमिट है, इसके पास 40 है, चाहिए कितना 9 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी ओके हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ एयर, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम 40 डिग्री सेल्सियस पे 49 रहना चाहिए, बट है कितना, है 40, रहना कितना चाहिए 49 इंटू 100, इसको बोलते हैं परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर ये 60% से ज्यादा है, ठीक है 60% से ज्यादा है, मोर देन 60%, तो हवा कहेंगे ड्राई है। क्यों ड्राई है, क्योंकि इसको 60% कंटेंट चाहिए, तब हवा सैचुरेटेड होगी, तब वो वाटर वेपर कंटेन करेगी, तब हवा ठंडी चलेगी, तो ये ड्राई रहेगा। अगर 60% से कम है तो हवा ह्यूमिड रहेगी। ठीक है, अब फाइनली ड्यू पॉइंट समझते हैं। तो अगर अनसैचुरेटेड एयर को एक सर्टेन एक टेम्परेचर पर हम लोग उठा ले, तो उस पर कितना कंटेंट उसको और चाहिए कि वो सैचुरेटेड हो जाए। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने के लिए, सैचुरेटेड बनाने के लिए कितना और उसको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, कोई हवा अगर अनसैचुरेटेड है तो उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए टेम्परेचर उसका कितना डिक्रीज किया जाए, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बिना वो नहीं समझता है ना। तो कोई हवा अगर अनसैचुरेटेड है तो उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए कितना और टेम्परेचर डिक्रीज करना है, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, जैसे ड्यू वगैरह देखो कैसे फॉर्म होती है। देखो एक और चीज समझ लो, अगर एयर कोल्ड है, ठीक है, तो वो लेस वेपर कंटेन करेगी। अगर एयर हॉट है तो वो ज्यादा वेपर कंटेन करेगी, उसको और वेपर चाहिए रहेगा। तो जैसे आपने फ्रिज से बॉटल निकाला, तो बॉटल के आजू बाजू हवा का टेम्परेचर कैसा कोल्ड हो गया, तो वो वेपर कंटेन नहीं करेगी। तो वेपर कंटेन नहीं करेगी तो वो क्या होगा, ड्यू बन के नीचे गिर जाएगा, है ना। इसलिए आप फ्रिज से बॉटल निकालो तो थोड़ी देर बाद देखोगे पूरा पानी पानी हो जाता है ना। तो एयर कोल्ड रहेगी तो वो कम वेपर कंटेन करती है, हॉट रहती है तो ज्यादा वेपर कंटेन करती है। तो आप जब पानी निकालते हो तो आजू बाजू टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, जिसके वजह से वो वेपर कंटेन नहीं कर पाते, तो वो वेपर को छोड़ देता है, दैट इज बूंद बन के नीचे गिर जाता है। ऐसे ही हमारे एटमोस्फियर में भी होता है, जब मौसम कोल्ड होता है तो एयर भी कोल्ड होता है, तो वेपर की उसको जरूरत नहीं रहती है, तो वो नीचे गिर जाता है। गर्मियों में क्या होता है, वेपर के साथ हवा चलती रहती है, कंटेन रहती है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड अच्छे से समझ लो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो इसीलिए यहाँ की थ्योरी एकदम अच्छे से पढ़ना। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसका फॉर्मूला याद कर लो, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक दैट एयर इन सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम। मतलब कितना है, कितना चाहिए, तो वो हम लोगों का हो जाएगा परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इसके डेफिनेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से याद रखना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखो विंटर सीजन में होता क्या है कि जब प्लेन वगैरह जाती है तो वहां पे आप लोगों को ऐसा पूरा व्हाइट ट्रेल नजर आता है ना। चलिए पढ़ते आखिर होता क्यों ऐसा। एज प्लेन फ्लाइज द वेपर रिलीज्ड, इंजन से वेपर रिलीज होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। फॉर्म्स क्लाउड, क्लाउड बन जाता है। अगर सराउंडिंग एयर के पास मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब एयर ड्राई होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो ट्रेल जो रहेगा वो ज्यादा समय तक रुका रहेगा, और अगर उसकी कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो वो छोड़ देगा, है ना, क्योंकि होल्ड नहीं करेगा वो। तो अगर गर्म सीजन है तो वो थोड़ी देर तक दिखाई देगा, फिर गायब भी हो जाएगा। बट अगर ठंडा सीजन है तो वो ज्यादा देर तक आपको दिखता रहेगा। जैसे गांव वगैरह में व्हाइट ट्रेल जो रहती थी वो लंबे समय तक हमें दिखाई देती रहती थी। ये तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो आपको दिए गए हैं, को अच्छे से पढ़े। अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइए देखते हैं अब यूनिट ऑफ हीट। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। हीट की यूनिट हमेशा याद रखना जूल होती है, और जूल के बारे में वहां पे थोड़ी सी मूल बातें दी गई हैं, तो इनके ऑनर में ही वो नाम रखा गया था जूल। ठीक है, तो यूनिट होती है इसकी जूल एसआई यूनिट में, और सीजीएस यूनिट में इसको हम बोलते हैं कैलोरी। ओके, और 1 कैलोरी मतलब 4.18 जूल, याद रखना 1 कैलोरी मतलब 4.18 जूल।
ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को 1 कैलोरी हीट और 1 किलो कैलोरी हीट का डेफिनेशन दिया गया है, जो आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। आइए समझते हैं व्हाट इज 1 कैलोरी हीट एंड व्हाट इज 1 किलो कैलोरी हीट। सपोज आपके पास है 1 ग्राम वाटर, तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में कितना हीट लगेगा, वो हीट होता है 1 कैलोरी हीट। और 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में जितना हीट लगेगा उसको बोलते हैं 1 किलो कैलोरी हीट। अब आप बोलोगे कि 14.5 और 15.5 ही क्यों? क्योंकि अगर 1 से 2 इंक्रीज हो रहा है तो वो कहीं 1.5 ले लेगा, 0.8 ले लेगा, 4.8 ले लेगा। बट यही एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा स्पेशल पॉइंट है, एक खास पॉइंट है जहां पे सिर्फ 1 कैलोरी हीट लगेगी। बाकी सारे पॉइंट पे 0.9345, 0.8245 ऐसा, 1.39, 1.45 ऐसा, ठीक है। इसी बीच में मैं अपना नंबर न दे दूं तो ऐसे ऐसे ये जितना हीट लगेगा 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। 1 ग्राम का है तो कैलोरी, 1 किलोग्राम का है तो किलो कैलोरी, ये याद रखना। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब होता क्या है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से किसी का टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट एनर्जी लगेगा उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसको हम डिनोट करते हैं C से, ठीक है। अभी इस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो वहां पे आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया कि हीट कॉपर और लीड को, आयरन कॉपर लीड को एक साथ हीट दिया गया और फिर उसके बाद आयरन को डाला गया, कॉपर को डाला गया, हीट को डाला गया, लीड को डाला गया। उसके बाद हुआ क्या, आयरन एकदम नीचे चला गया, कॉपर थोड़ा सा और लीड एकदम नहीं, मतलब गया वो भी बट ज्यादा नहीं। तो ये क्या दर्शाता है कि कुछ लोग ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं और ज्यादा दिखाते हैं, ठीक है। जैसे सबको एग्जाम में मिलता है 3 ही घंटा, बट उस 3 घंटे में कुछ 80 में से 80 ले आते हैं, कुछ 80 में से 10 भी नहीं ले आ पाते। सबको 1 साल पढ़ाया जाता है, बट 1 साल पढ़ने में कुछ लोग 80 में से 70, 80 में से 80 लाते हैं, वहीं कुछ लोग 80 में से 0 भी लाते हैं, ठीक है। तो कौन कितना हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करके कितना उसको दिखा सकता है, कितना ज्यादा उसको पेनिट्रेट कर सकता है, उसको बोलते हैं। यहाँ पे मतलब वो एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को दिखाया गया है। तो यहाँ पे आयरन ने सबसे ज्यादा हीट एब्सॉर्ब किया, सेम टाइम में हीट किया गया, बट आयरन ने सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब किया, इसलिए आयरन इज अ गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है। चलिए हम लोग सीख लेते हैं हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज एक सीधा सीधा नियम बोलता है कि जितना एनर्जी एक हॉट ऑब्जेक्ट गंवाएगा उतना एनर्जी एक कोल्ड ऑब्जेक्ट लेगा। सपोज वहां पे एयर वगैरह कुछ नहीं है तो, वरना एयर भी हवा ले लेगी ना, इसलिए। तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब जितना हीट एनर्जी एक गर्म ऑब्जेक्ट लूज करेगा उतना ज्यादा सामने वाला एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। जैसे सपोज 2 पत्थर रखे गए, एक पत्थर का टेम्परेचर 20 डिग्री था, एक का टेम्परेचर 10 था। अब दोनों घटेंगे, ये घटेगा 19 पे, ये बढ़ेगा 11 पे, ये 18, ये 12, ये 17, ये 13, ये 16, ये 14, 15। समझ गए। सपोज एक पानी है, पानी में टेम्परेचर, एक पानी नहीं होता है, पानी का टेम्परेचर 40 है, इसमें पत्थर ला दिया गया 100 डिग्री का। पत्थर लाने के बाद टेम्परेचर लगातार घटना बढ़ना चालू होगा, लास्ट में दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। कितना 70। वहां पे ये रुक जाएंगे। अगर हवा नहीं है तो, हवा होगी तो फिर टेम्परेचर दोनों का घट जाएगा, है ना। जैसा नॉर्मली अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करें, आप एक पत्थर को बहुत ज्यादा गर्म करो, पानी में डाल दो, तो थोड़ी देर बाद पत्थर भी ठंडा, पानी भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हवा पूरा टेम्परेचर ले रहा है। तो सपोज एयर प्रूफ रूम है वहां पे, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जितना हीट एनर्जी गंवाएगा उसको डिनोट करते हैं क्यू से, उतना एक हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी लेगा। अब ये हीट एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कितना बदला है उस पे, है ना। जैसे 1 डिग्री बढ़ा है तो कम, 100 डिग्री बढ़ा घटा है तो ज्यादा। साथ ही में डिपेंड करती है मास पे कि मास कितना है ना। सपोज पानी था 100 ग्राम और पत्थर लाया 1 ग्राम का,
तो कितना ज्यादा हीट एनर्जी इधर उधर हो जाएगी, कुछ नहीं। तो मास पर भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट एनर्जी, जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर उतना ज्यादा हीट एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर दोनों को मिलाए तो ये बनता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे वही साइन आएगी जो थोड़ी देर पहले बताई गई, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये डिपेंड करती है अलग अलग ऑब्जेक्ट पे कि कितना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसा अभी आयरन वाला एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया था, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा, लीड कम करते तो उसकी कम। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T बन गया इक्वेशन। अब सपोज पत्थर आया 100 डिग्री सेल्सियस का नहीं, अब की बार 1000 डिग्री सेल्सियस का पत्थर आया और इसने पानी को वेपर में बदल दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा? तब तो चेंज इन टेम्परेचर रहेगा ही नहीं। तो हम लोग नया फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू M इंटू L। L क्या है भाई? L है लेटेंट हीट। और एक बात याद रखना, Q1 विल बी इक्वल टू Q2। समझ गए? जितना ये लॉस्ट उतना ये गेन, ऐसा। तो दोनों तरफ इक्वेशन लगा के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। तो ये लेटेंट हीट होता है L से, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको वहां पे समझना रहेगा कि ऑब्जेक्ट अपना टेम्परेचर गंवा रहा है या फिर उसका स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज होगा तो ML, टेम्परेचर चेंज होगा तो MC डेल्टा T, ठीक है। अब एक आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर तीन ऑब्जेक्ट हो गए, सपोज एक पत्थर गया और इसी में कैलोरीमीटर भी आपने डाला हुआ है, ठीक है, तो पत्थर ने जितना टेम्परेचर गंवाया वो इक्वल होगा पानी ने जितना लिया प्लस कैलोरीमीटर ने जितना लिया। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ठीक है, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। या फिर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री। आगे आप इसको डीप में पढ़ोगे, फिलहाल आप इतना समझ लो कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। इसी के ऊपर हम लोग कर लेते इतने सारे न्यूमेरिकल्स हुए हैं। तो आप चले जाइए वीडियो को लाइक करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। आपको पहले वो क्वेश्चन कराते हो तो जो 2020 बोर्ड में आया था और आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। इसमें बोलते हैं कितना हीट एनर्जी चाहिए। हीट एनर्जी मतलब Q का दो ही फॉर्मूला है, एक MC डेल्टा T और एक है ML। ये तब यूज होगा जब स्टेट में चेंज आएगा, स्टेट चेंज होगा। ये तब यूज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, याद रखो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, उसमें गिवन क्या क्या है। बोला है टेम्परेचर, मास कितना है? मास है 5 kg। टेम्परेचर कितना है भाई? टेम्परेचर हो रहा है 20 से 100 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज कितना आया? चेंज निकालने के लिए बड़े में से छोटा हमेशा माइनस करना, तो 80 डिग्री सेल्सियस। पता क्या करना है? पता करना है हमें Q कितना होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी गई है क्वेश्चन में, वो वाटर की होती है 1 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। मास कितना भाई? 5 kg। C कितना? 1। डेल्टा T कितना? 80। आंसर आ जाएगा 400। समझ गए? जो करके गए थे उनका फायदा हुआ था पिछली बार, मेरे जैसे लोग, ठीक है। तो 80 डिग्री सेल्सियस का चेंज था, ये आपको तुरंत पता किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग फटाफट 4 न्यूमेरिकल्स है, 2 मैं करता हूँ, 2 आप करेंगे, और बाकी दोनों और सीखना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है पहले क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन लिखो। सपोज वो 2 ऑब्जेक्ट ए बी है, क्वेश्चन में भी यही बोला है, तो सपोज करने की जरूरत नहीं। दोनों का मास है 1-1 ग्राम। चलो, ए का टेम्परेचर बढ़ा है 3 डिग्री सेल्सियस से, मतलब यहाँ पे आपको डेल्टा T डायरेक्ट दे दिया गया है 3 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीजेस बाय, तो मतलब डायरेक्टली आपको दिया गया है। और इसका डेल्टा T दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको बोला है कि किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, मतलब इसका C किसका ज्यादा होगा। दोनों को इक्वल हीट एनर्जी दी गई है, मतलब Q1 विल बी इक्वल टू Q2, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है C1 बाय C2 ना, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है? सॉल्यूशन देखो। Q इज इक्वल टू होता है MC डेल्टा T। यहाँ पे क्या है? Q1 Q2 के बराबर है, तो M1 C1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2 C2 डेल्टा T2। M1 कितना है? 1। C1 कितना है? पता नहीं। डेल्टा T कितना है? 3। M2 कितना है? 1। C2 कितना है? पता नहीं। डेल्टा T कितना है? 5। 1 कैंसल, तो आया क्या आंसर? 3C1 इज इक्वल टू 5C2। C1 बाय C2 करो, कितना आ जाएगा? 5/3 आ गया आंसर। इनका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फैक्टर है वो क्या है? 5/3 है। अब किसका ज्यादा होगा? अच्छा देखो किसका ज्यादा है, 3C1 बड़ा है या 5C2 बड़ा है। देखो इसको समझने की ट्रिक बताता हूँ। C2 को वहां भेज दो,
तो C1 विल बी इक्वल टू 5/3 ऑफ C2। समझ गए? जो C1 है वो C2 से 5/3 ज्यादा है। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए आप लोग क्या करो, दोनों साइड से ट्राई करो। इस तरफ से अगर आप लोग C1 को उधर भेजते हो तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 3/5 C1। इसको डिवाइड करो तो 0.6 आ रहा है, इसको डिवाइड करो तो 1.6 आ रहा है। कौन बड़ा है, 1.6 या 0.6? 1.6। तो C1 जो है वो C2 से इतना गुना बड़ा है, तो C1 की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है। किस फैक्टर से? 5/3 फैक्टर से। ऐसे आपको करना है। ठीक है, और ये तीनों न्यूमेरिकल भी फटाफट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अमोनिया और वाटर का दिया गया है। ठीक है, फॉर्मूला मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। MC डेल्टा T आप तब यूज करोगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। ML तब यूज करोगे जब फेस में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखो। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री, मतलब लिक्विड अमोनिया को यूज करके पानी को बर्फ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पानी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन ओके मास कितना है उसका 2 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी कितनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 किलो कैलोरी होगी, वहां पे दी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला फिर आपको बोला है कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाया गया, मतलब डेल्टा T 20 है। फिर इसका लेटेंट हीट दिया है 80। अमोनिया के बारे में क्या बोला है, अमोनिया का हमें मास पता करना है। ठीक है, इसको 2 कर लो। और अमोनिया का हमें मास पता करना है। अगर इसका लेटेंट हीट हम लोगों का 341 है, तो अमोनिया का क्या है, अमोनिया सिर्फ फेस चेंज कर रहा है। बट वाटर में क्या हो रहा है, वाटर में क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो Q ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू Q ऑफ अमोनिया, या फिर इसको आप लोग Q1 बराबर Q2 भी लिख सकते हो। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय अमोनिया इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय अमोनिया, सॉरी वाटर, है ना। तो वाटर जो था वहां पे सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो MC डेल्टा T, फिर फेस चेंज हुआ तो प्लस ML दोनों यूज करोगे। इधर क्या हुआ, सिर्फ फेस चेंज हुआ तो ML यूज करोगे। ठीक है, इसका मास कितना पता नहीं, L कितना 341, M कितना 2, C कितना 1, डेल्टा T कितना 20 प्लस M कितना 2, L कितना 80। अब देखो M इंटू 341 इज इक्वल टू 20 और 2 जा 40, 40 प्लस 160, तो M इंटू 341 विल बी इक्वल टू 200। तो M इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 341। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो मास आपने केजी में लिया था, तो अब की बार भी वैल्यू केजी में ही आएगी 0.5865। बट आपको क्वेश्चन में ग्राम में पूछे तो 0.586 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मास जो था इसका वो किलो में था, तो इसलिए आंसर भी किलो में आया। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। फटाक से कर लो, फिर हम लोग बचे हुए न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक इंसुलेटेड पॉट है, ठीक है, और उस इंसुलेटेड पॉट में बर्फ रखी गई है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आइस, यहाँ पे ले लेते हैं स्टीम। उसमें बर्फ रखी गई है 150 ग्राम। ठीक है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी होता है, यू नो। ठीक है, तो कितना एनर्जी चाहिए, ठीक है, मतलब हमें पता क्या करना है, मतलब हमें पता करना है कितना स्टीम दिया जाए। स्टीम का हमें मास पता करना है, M1 पता करना है कि जो आइस है उसका टेम्परेचर 0 से 50 पे आ जाए, डेल्टा T कितना हो जाए, 50 हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को इसका लेटेंट हीट दिया है 80 और इसका लेटेंट हीट दिया है 540। ठीक है, इसका टेम्परेचर 100 था। अब ये जब 50 पे आएगा तो ये भी 50 पे आ जाएगा, तो इसका डेल्टा T भी 50 रहेगा। अब देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि Q ऑफ 1 विल बी इक्वल टू Q ऑफ 2, बट यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो स्टीम था उसमें सबसे पहले वो स्टीम से वाटर बनेगा, तो इसमें ML प्लस MC डेल्टा T लगेगा। ये इक्वल होगा आइस के, आइस भी सबसे पहले वाटर में बनेगा तो ML प्लस MC डेल्टा T लगेगा। ठीक है, दोनों तरफ आपको दोनों चीजें इस बार लगेंगी, क्योंकि सबसे पहले स्टीम जब आइस पे पड़ेगा तो वो भी तो वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो M1 M2 L2 M2 L2 ये सब नंबरिंग आप कर लेना। M1 कितना है पता करना है, L1 कितना है 540 प्लस M1 कितना है पता करना है, C कितना है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 1, डेल्टा T कितना है भाई 50, है ना। 100 से 50 बनाओ तभी तो ये 50 हुआ, इज इक्वल टू M2 कितना है भाई 150, L2 कितना है 80 प्लस M2 कितना है 150, C कितना है C1 है, डेल्टा T कितना है 50। सॉल्व कर लो, देखो M1 ले लो कॉमन, बचेगा 540 प्लस 1, M1 ले लिए, छोड़ो जाने दो, इतना लंबा मत जाओ। M1 इंटू 540 प्लस M1 इंटू 50 इज इक्वल टू 150 8
15 8 जा कितना होता है 120, तो ये 00 प्लस 150 50 जा 750 00, ठीक है। तो M1 इंटू 540, देखो 50 M1 प्लस 540 M1 कितना हो गया 590 M1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, एक सेकंड मैंने यहाँ पे शायद सॉल्व किया था, ओके 19,500 आएगा। फिर 19,500 को आप 590 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर मिलेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। पता है वैसे चला क्या यूज करना है, स्टेट चेंज हुआ, सबसे पहले स्टीम वाटर में बदला तो ml, फिर उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ा तो mc डेल्टा टी, आइस जो था वो वाटर बना तो ml, फिर उस वाटर का टेम्परेचर 50 तक गया तो mc डेल्टा टी। ऐसे आप लोगों को कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। अब लास्ट वाला कर लेंगे। लास्ट वाला थोड़ा सा और ट्विस्टिंग है, यहाँ पे आइस है, वाटर है और उसके साथ आ गया है कैलोरी मीटर। डरने की कोई बात नहीं, हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कैलोरी मीटर का मास 100 ग्राम है, तो मास कितने भाई 100 ग्राम, सीधा लिखते चलो। फिर बोल रहा है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.1 है, चलो लिख लिया। फिर उसके बाद बोलता है उसके पास 250 ग्राम ऑफ लिक्विड है 30 डिग्री सेल्सियस पे। लिक्विड कितना है 250 ग्राम, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.4। फिर उसके बाद बोलता है कि इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम, मतलब एक आइस उसमें डाले जिसका मास है 10 ग्राम और उस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर मतलब आपको टी पता करना है, ठीक है, टोटल मतलब लास्ट में टी क्या आएगा वो आपको पता करना है, ठीक है। तो आइस के बारे में आप लोगों को मास दिया है, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है और टेम्परेचर आपको बताया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा T-0, ठीक है, और इसका लेटेंट हीट दिया है 80, ठीक है। तो जो वाटर और कैलोरी मीटर थे वो 30 डिग्री सेल्सियस पर थे, अब फाइनली उनका क्या होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। चलिए तो देखो सबसे पहले जो आइस हम लोगों ने डाला वो वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा तो ml, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा तो mc डेल्टा टी, नंबरिंग कर दो m1 बस। Q2, अब Q2 कौन है, वाटर, वाटर ने क्या हुआ किया होगा, टेम्परेचर सिर्फ उसका बढ़ाया होगा, खुद का घटाया होगा, तो M2 C2 क्या, C तो अलग अलग ही रहता है, डेल्टा टी प्लस Q3 क्या रहेगा, इस कैलोरी मीटर में ने भी वही किया रहेगा, क्योंकि आइस कोल्ड है, वाटर और कैलोरी मीटर हॉट है, तो ये उसको टेम्परेचर देगा, तो M3 C डेल्टा टी। अब M1 कितना है 10, L कितना है 80, M1 कितना है 10, C कितना है 1, डेल्टा T कितना है T-0, M2 कितना है 250, C कितना है 0.4। अच्छा, इसका टेम्परेचर 30 था, अब इसने आइस को टेम्परेचर दिया होगा, है ना, हॉट था तो इसने टेम्परेचर लूज किया होगा, तो फाइनल टेम्परेचर 29 25 ऐसा कुछ होगा, तो इसीलिए 30 माइनस टी लिखेंगे, ठीक है, वरना T-30 लिखते अगर इसका बढ़ा होता तो। M3C3 100 इंटू 0.1 इंटू 30 माइनस टी, कैलोरी मीटर का भी सेम एज वाटर, टी सबका ऐसे ही रहेगा, 1080 जो हो जाएगा 800, 10 1 जा 10, T-0 T 10 जा 10T, 250 0.4 जा 100, ये हो जाएगा 30 माइनस टी प्लस 100 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30 माइनस टी, तो ये हो जाएगा 800 प्लस 10T इज इक्वल टू 3000 माइनस 100T प्लस 300 माइनस 10T। अब 800 प्लस 10T, 3000 और 300 हो गया 3300, माइनस 100 माइनस 10 हो गया माइनस 110T। अब 800 को वहां भेजो, 110 को यहाँ लेकर आओ, तो 10T प्लस 110T इज इक्वल टू 2500, ठीक है, और ये हो जाएगा 120T इज इक्वल टू 2500, 0 0 कैंसिल, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 250/12। अब काटो इसको 12 से, तो 20.8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। इस तरीके से इसको करना रहता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है मैं फास्ट गया हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने न्यूमेरिकल की लिंक दी है, जहाँ पे मैंने एकदम स्लोली सिखाया है आपको, ठीक है, लेकिन समझ में आ गया होगा मुझे जहां तक लगता है, बस कैलकुलेशन टफ लगा होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।